हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन नया चैप्टर लेकर आए 12th क्लास का वंशागति का आणविक आधार। देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले चैप्टर में अपने वंशागति और विविधता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। अब अपन पढ़ेंगे ये जो वंशागति है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण हो रहा है लक्षणों का, उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, आणविक स्तर पर इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक अम्ल। देखिए बेटा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, तो केंद्रक में एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए या आरएनए। वही डीएनए तथा आरएनए जो है उन्हीं को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। चलो अपन शुरुआत से वापस शुरू करते हैं बेटा। न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखिए दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। पहले वैज्ञानिक का नाम है बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर, एफ मिक्सचर। इन्होंने देखिए क्या बताया था बेटा, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा। पश कोशिकाओं के केंद्रक में इन्होंने एक अम्लीय पदार्थ को देखा और उस अम्लीय पदार्थ को इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। तो फ्रेडरिक मिक्सचर का क्या योगदान है बेटा इसमें कि इन्होंने सबसे पहले पश कोशिकाओं में पश कोशिकाओं के केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ को देखा और उस पदार्थ को इन्होंने नाम दिया बेटा न्यूक्लिन। इस पदार्थ को इन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। ये पता, न्यूक्लिन नाम दिया। तो न्यूक्लिन जो शब्द है बेटा किसने दिया था? आपको याद रखना है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। और यह भी ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। इन्होंने पश कोशिकाओं के केंद्रक में एक पदार्थ देखा जिसकी प्रकृति अम्लीय थी और उसने उस समय इस न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिन दिया। इसके बाद बेटा वैज्ञानिक आता है अल्टमान। वैज्ञानिक है बेटा अल्टमान। इसमें आपको ये याद रखना है कि अल्टमान ने इस जो फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा खोजे गए न्यूक्लिन को ही इन्होंने नाम दिया बेटा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक अम्ल नाम देने वाले वैज्ञानिक है अल्टमान। इन्होंने बेटा इस न्यूक्लिन को या अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेटा अभी तक अपने दो वैज्ञानिकों को पढ़ा है। पहले वैज्ञानिक है फ्रेडरिक मिक्सचर, जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा और कौन सी कोशिकाओं में देखा? पश कोशिकाओं में देखा, पश कोशिकाओं के केंद्रक में, और उस पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। उस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय थी। फिर इसके बाद वैज्ञानिक आता बेटा अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया? इसी न्यूक्लिन को जो अम्लीय पदार्थ है और फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको देखा था, उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। देखिए बेटा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं बेटा। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं? कितने हैं न्यूक्लिक एसिड? तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है बेटा, दो प्रकार के हैं बेटा। कौन कौन से हैं? एक है आरएनए और दूसरा है डीएनए। तो एक है बेटा डीएनए और दूसरा है आरएनए। आपके एनसीईआरटी की बुक के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे इनके बारे में दे रखा है, शॉर्ट जानकारी दे रखी है कि डीएनए क्या है बेटा। डीएनए लगभग सभी जीवों में, अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है? डीएनए। तो इसमें क्या लिखना है बेटा आपको? अधिकांश जीवों में, अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है? डीएनए। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो न्यूक्लिक एसिड है वो है डीएनए। और आरएनए जो है बेटा वो कुछ पादप वायरसों में, कुछ ही जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है। वो कौन है बेटा? एक तो पादप वायरस है, पादप वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, पादप वायरस जैसे टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस, और रिट्रोवायरस।
इन विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो आरएनए जो है, आरएनए का क्या योगदान है बेटा जीवन में? तो ये कुछ ही जीव यानी कि पादप वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस और रिट्रो वायरस में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा और जो इसका योगदान है बेटा, ये कुछ अणुओं का या कुछ संरचनाओं के निर्माण में भी योगदान होता है, यानी ये संरचनात्मक भी योगदान है इसका, यानी ये अणुओं की संरचना में भी भाग लेता है। जैसे आपने एक कोशिकांग पढ़ा होगा बेटा, कोशिका में राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना के निर्माण में आरएनए भाग लेता है। और बेटा ये वाहक के रूप में भी काम आता है। किस रूप में? वाहक के रूप में भी आरएनए का यूज होता है, आरएनए कार्य करता है। अनुकूलक के रूप में, अनुकूलक या इसको क्या है बेटा एडेप्टर के रूप में भी आरएनए यूज होता है। एडेप्टर, ए से एडेप्टर अपने पढ़ेंगे आगे आरएनए के प्रकार, उसमें पढ़ेंगे बेटा आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो टीआरएनए जो है वो अनुकूलक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक के रूप में भी आरएनए कार्य करता है बेटा। उत्प्रेरक के रूप में कौन सा आरएनए कार्य करता है? राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जो है, आरआरएनए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये इसके कार्य बेटा। आरआरएनए क्या करता है? आरएनए कुछ पादप वायरस तथा रिट्रो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। संरचना, किसी अणु की संरचना में भाग लेता है, संरचना में भाग लेता है। तीसरा वाहक के रूप में भी कार्य करता है। टीआरएनए अनुकूलक के रूप में कार्य करता है और आरआरएनए जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद बेटा जो डीएनए है ये अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बेटा इसमें न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना की बात करें तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के, इन्हें कहते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के विषम बहुलक हैं। किस प्रकार के बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक हैं। विषम बहुलक क्या होता है बेटा? एक होता है बहुलक और विषम बहुलक। देखिए बहुलक क्या है? अनेक एकलक से मिलकर बनेगा, बहुलक बनेगा तो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बनी संरचना बहुलक कहलाती है। अब ये सम बहुलक और विषम बहुलक, सम बहुलक किस स्थिति में होगा कि यदि एकलक इकाइयां जो भाग ले रही हैं और बहुलक बना रही हैं वो सभी एकलक इकाइयां एक ही प्रकार की हैं तो बनने वाला बहुलक सम बहुलक कहलाएगा। और अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां हैं तो उन्हें कहेंगे विषम बहुलक। इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा अलग अलग होते हैं, उसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा के आधार पर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं जो विषम बहुलक है बेटा। तो ये विषम बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स के। अनेक न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, ये है एकलक और ये जो बना बेटा ये बना है विषम बहुलक। तो अपन अब आगे पढ़ेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो एकलक हैं एक विषम बहुलक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की अपन बात करें बेटा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड की बात करें बेटा तो प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड बेटा 3 घटकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से मिलकर बना होता है। 3 कौन कौन से बेटा? एक है नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा बेटा पेंटोज शर्करा,
और तीसरा बेटा फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फेट समूह H3PO4। देखिए बेटा वापस न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, अनेक न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड विषम बहुलक बनाएंगे और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाएगी, न्यूक्लिक अम्ल बनाएगी। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड तीन घटकों से मिलकर बना है, एक पहला नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे बेटा। नाइट्रोजन क्षारक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, न्यूक्लियोटाइड में भाग लेने वाली पेंटोस शर्करा जो है वो कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो चलिए बेटा अपन पढ़ते हैं पहले नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक या अपन लिखते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस। देखिए बेटा न्यूक्लियोटाइड में भाग लेने वाली नाइट्रोजन क्षारक जो है संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संरचना के आधार पर। किस आधार पर बेटा, संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है पिरिमिडीन और दूसरी होती है प्यूरिन। पहली है बेटा पिरिमिडीन और दूसरी जो नाइट्रोजन क्षारक है वो है प्यूरिन। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन। देखिए बेटा संरचना के आधार पर बांटा है, तो संरचना किस प्रकार दोनों की अलग अलग होती है। पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन क्षारक है, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक में एक ही वलय होता है। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक में एक ही वलय होता है, उस वलय को कहते हैं बेटा पिरिमिडीन वलय। पिरिमिडीन वलय। इस पिरिमिडीन वलय में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। ये श्रृंखला है, वलय आकार संरचना है। तो पिरिमिडीन ध्यान रखना है, पिरिमिडीन में एक ही वलय होता है, उसे पिरिमिडीन वलय कहते हैं। इस पिरिमिडीन वलय में 2n+4c यानी 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। और ये पिरिमिडीन, फिर प्यूरिन की बात करें बेटा, पिरिमिडीन में 2 वलय होती है। 2 वलय कौन कौन सी, एक होगी बेटा पिरिमिडीन, एक पिरिमिडीन वलय और दूसरी बेटा एक होती है इमिडाजोल वलय। इमिडाजोल वलय, ये 2 वलय होती है बेटा। इसमें देखिए पिरिमिडीन में तो 2n+4c, 2n+4c यानी इस वलय में 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। इमिडाजोल जो वलय है बेटा, इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। तो इस प्रकार ये संरचना अलग अलग होती है। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक में एक ही वलय होता है, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक में 2 चेन या 2 वलय होते हैं। 2 वलय, एक तो पिरिमिडीन वलय होता है और दूसरा इमिडाजोल वलय होता है। अब देखिए इनके प्रकार जो है, प्यूरिन 2 प्रकार की होती है बेटा, एक एडिनिन, प्यूरिन 2 प्रकार की है वापस, एक एडिनिन है और एक है ग्वानिन। एडिनिन और दूसरी बेटा ग्वानिन। एडिनिन, ग्वानिन। इधर आ जाओ। पिरिमिडीन जो है ये 3 प्रकार की होती है बेटा। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक के 3 प्रकार हैं। पहला है थाइमीन, दूसरा है साइटोसिन और तीसरा बेटा यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल 3 प्रकार की पिरिमिडीन है और 2 प्रकार की प्यूरिन है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे बेटा कौन कौन सी प्यूरिन आरएनए के निर्माण में भाग लेती हैं और कौन सी प्यूरिन या पिरिमिडीन डीएनए के निर्माण में भाग लेती हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो इसके बाद नेक्स्ट बेटा, ये हो गई नाइट्रोजन क्षारक। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा पेंटोस शर्करा। इसमें जो शर्करा होती है बेटा, दूसरा जो घटक है न्यूक्लियोटाइड का वो है बेटा पेंटोज शर्करा। देखिए नाम में है पेंटोज शर्करा, तो इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन की श्रृंखला होती है।
5 कार्बन युक्त श्रृंखला, इसे कहेंगे पेंटोज श्रृंखला बेटा। पेंटोज श्रृंखला में 5 कार्बन होते हैं। अब ये जो 5 कार्बन वाली जो पेंटोज श्रृंखला है, ये 2 प्रकार की होती है बेटा। न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है बेटा राइबोज श्रृंखला, राइबोज शर्करा, और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा। देखिए बेटा राइबोज शर्करा जो है 5 कार्बन युक्त संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? इधर देखिए बेटा, ये यहाँ पे कार्बन है बेटा, एक नंबर कार्बन OH, H जुड़ा होता है, H OH H OH। ये बेटा 5 कार्बन वाली है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। तो 5 कार्बन युक्त श्रृंखला है, ये राइबोज श्रृंखला है। डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला में क्या होता है बेटा? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, कार्बन नंबर ये 1 हो गया, ये 2 कार्बन नंबर, 3, 4 और ये 5 नंबर कार्बन। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? ये राइबोज शर्करा है, ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा में अंतर यही है बेटा, देखिए नाम में ही है राइबोज शर्करा, इधर डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन इस शर्करा में क्या होगी? कम होगी। ऑक्सीजन का ही फर्क है। इधर देखिए 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन, तो 2 नंबर कार्बन को देखिए बेटा, 2 नंबर जो कार्बन है, इस 2 नंबर कार्बन में क्या है? राइबोज में, राइबोज श्रृंखला में 2 नंबर कार्बन पर OH समूह है और इधर 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है, यानी कि डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला में एक ऑक्सीजन कम है बेटा। इधर आपको ये ध्यान रखना है। हाँ बेटा, इधर क्या है? 2 नंबर कार्बन पर बेटा OH समूह है। क्या है? OH समूह। इधर 2 नंबर कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखिए बेटा OH जो समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह जो है, ये अधिक क्रियाशील होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील। H जो है 2 नंबर कार्बन से, इस कारण ये डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला क्या हो जाएगी? कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। ये अधिक क्रियाशील है तो स्थायित्व तो इसका क्या होगा? क्रियाशील अधिक है, यानी कोई भी अणु या कोई भी संरचना अधिक क्रिया कर रही है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो गई? उसका स्थायित्व तो क्या होगा? कम होगा। तो इसका स्थायित्व तो हो गया बेटा ये कम स्थायी है। और ये जो संरचना है कम क्रियाशील है, क्रिया कम कर रही है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो ये बेटा अधिक स्थायी। ये क्या हो गया? अधिक स्थायी। ये अधिक स्थायी है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा अधिक स्थायी होता है। अब देखिए बेटा एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो क्या है? क्योंकि देखिए राइबोज शर्करा है और ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, तो राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि आरएनए और डीएनए में ज्यादा स्थायी कौन है? तो डीएनए स्थायी है। तो डीएनए स्थायी होने का एक कारण ये भी है बेटा कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा का पाया जाना। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का पाया जाना किस प्रकार स्थायित्व को बढ़ाता है? तो ये लिखना है कि इसके 2 नंबर कार्बन पर H होता है, न कि OH होता है, और H जो है हाइड्रोजन जो है OH की तुलना में कम क्रियाशील है और ये अधिक स्थायी है। क्लियर? तो ये समझ आया बेटा पेंटोज शर्करा के बारे में। ये आपको बनानी है संरचना कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो है बेटा तीसरा घटक न्यूक्लियोटाइड का, वो है फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह।
फॉस्फेट समूह बेटा H3PO4 होता है। इसमें आपको यही याद रखना है, ये बेटा इसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसे होगा, ये अम्लीय है या क्षारीय है, नाम से ही है फॉस्फोरिक अम्ल है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये ऋणात्मक होता है। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको फॉस्फेट समूह में, अम्लीय प्रकृति और ऋणात्मक। तो बेटा अपने कहां से शुरू किया है, वंशागति का आणविक आधार न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा है। फ्रेडरिक मिस्टर ने सबसे पहले पस कोशिकाओं के केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ को देखा और उसको न्यूक्लिन नाम दिया। फिर अपने बड़ा बेटा अल्टमान वैज्ञानिक इसी न्यूक्लिन को, जिसको न्यूक्लिन नाम दिया था मिस्टर द्वारा, अल्टमान ने उसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। फिर अपने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ा, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए। डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और आरएनए जो है बेटा कुछ जीव, कुछ पादप वायरस जैसे तंबाकू मोजेक वायरस और रिट्रो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये कुछ संरचनाओं के संरचना के निर्माण में भाग लेता है, जिससे राइबोसोम के निर्माण में आरएनए भाग लेता है। वाहक के रूप में भी आरएनए काम आता है और अनुकूलक और उत्प्रेरक के रूप में भी आरएनए काम आता है। ये अनुकूलक के रूप में टीआरएनए और उत्प्रेरक के रूप में आरआरएनए का काम होता है। इसके बाद अपने पढ़ा बेटा न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो है अनेक न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं, अतः अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने हैं, तो उन्हें कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ये विषम बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, क्योंकि अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। फिर अपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से मिलकर बना है। पहला है नाइट्रोजन क्षारक, दूसरी पेंटोस श्रृंखला और तीसरा बेटा फॉस्फेट समूह। फिर अपने इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ा है, क्या होता है नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस श्रृंखला और फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षारक के बारे में बताया है कि नाइट्रोजन क्षारक जो होती है संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक पिरिमिडीन और प्यूरिन। किस प्रकार संरचना इनकी अलग अलग होती है कि पिरिमिडीन जो होता है वो उसमें एक ही वलय होती है, उसे पिरिमिडीन वलय कहते हैं। प्यूरिन में 2 वलय होती है, एक पिरिमिडीन वलय और दूसरी इमिडाजोल वलय। पिरिमिडीन वलय में आपको याद रखना है कि 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। पिरिमिडीन वलय और इमिडाजोल वलय दोनों इधर, तो इमिडाजोल जो वलय होती है बेटा इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा बेटा पिरिमिडीन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है और प्यूरिन 2 प्रकार की होती है। प्यूरिन के 2 प्रकार हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन के जो 3 प्रकार है बेटा थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आगे पढ़ेंगे अपन, जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है और साइटोसिन जो है वो सिर्फ डीएनए में होती है। इसके बाद बेटा पढ़ा था अपने पेंटोस श्रृंखला, 5 कार्बन युक्त श्रृंखला है। 5 कार्बन युक्त श्रृंखला इसलिए इसे पेंटोस श्रृंखला का है। ये 2 प्रकार की होती है, राइबोस श्रृंखला और डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला। राइबोस श्रृंखला और डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला में क्या डिफरेंस है बेटा कि राइबोस श्रृंखला में 2 नंबर कार्बन पर OH समूह होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला में वहां ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। इस कारण OH समूह के कारण ये राइबोस श्रृंखला अधिक क्रियाशील है और कम स्थायी। डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है, जिससे यह कम क्रियाशील होगा और अधिक स्थायी होगा। इसके बाद बेटा अपने पढ़ा है तीसरा लास्ट फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह अम्लीय प्रकृति का होता है और ये ऋणात्मक होता है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेटा अपन आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड। देखिए न्यूक्लियोसाइड के नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस श्रृंखला जब मिलेगी तो इससे बनेगा बेटा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस श्रृंखला के मिलने से एक बंध बनेगा, उसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बंध। ये अपन कल पढ़ेंगे बेटा।